कुछ देर बाद सभी कमरों में चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अर्पिता, शोभा, कमला, स्नेहा, शीला बचा हुआ सारा काम समाप्त कर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन अर्पिता श्रुति की मदद से अपना काम खत्म कर सब लेडीज के साथ नीचे बैठी हुई होती है। घर के सभी पुरुष बाहर काम से गए हैं, केवल परम और प्रेम ही घर पर हैं, जो दोनों एक साथ महफिल जमाए बैठे हैं। घर की सभी लेडीज को एक साथ देख राधिका बोली, माँ अभी कुछ ही देर में शहर की एक्सपर्ट पार्लर से टीम आएगी, तो आप सबको फेशियल, मैनिक्योर, वैक्स जो भी कराना हो करा लीजिएगा, जिससे कल मेकअप के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब लड़के वाले हैं तो टशन में तो रहना ही होगा ना, कोई भी 19 नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा किया राधू, वैसे भी हमारी घर की बहुएं चांद के टुकड़े से कम नहीं है, थोड़ा और सच संवर लेंगी तो किसी की नजर ही ना हटेगी। शोभा ने कहा, माँ ये हमने हमारे लिए नहीं, आप बड़ों के लिए बुलाई है, आप लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा। अब जब घर के बड़े ही नहीं जचेंगे तो हम छोटों के सजने संवरने का क्या अर्थ? लगना चाहिए ना कि हम आपकी बेटियां हैं, बताओ सही कहे ना हम? राधू ने शोभा के कंधे पर सर रखते हुए कहा, जिसे देख शोभा बोली, हाँ ठाकुर जी की सौगात ही हो तुम सब इस परिवार के लिए। राधू को माँ के इतने पास देख प्रेम जी चिढ़ते हुए बोले, नॉट फेयर माँ, बेटी मिल गई ये याद है, लेकिन जिसकी वजह से मिली उसे भूल गई। राधू कहीं से जलने की बू आ रही है, देख तो जरा यहाँ कुछ जल रहा है क्या? शोभा मुस्कुराते हुए राधू से बोली, जिसे सुन राधिका प्रेम की ओर देख बोली, माँ सही कह रही हो आप, कोई तो है जो जल रहा है। प्रेम जी गुस्से का अभिनय कर कहते हैं, ठीक है फिर जलने ही दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। कहते हुए वो छत पर चले जाते हैं। जाकर मना लो उसे, फिर कुछ दिनों बाद से ये रूठना मनाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच में एक नन्ही सी जान आ जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो फिर इन सबका समय ही नहीं मिलेगा। शोभा राधू से बड़े प्यार से बोली, माँ वो छत पर गए हैं और हम अकेले छत पर गए तो और गुस्सा करेंगे, अब तो इनके नीचे आने का इंतजार ही करना पड़ेगा। राधू बोली, इंतजार क्यों, ये है ना तुम्हारी होने वाली छोटी देवरानी अर्पिता, ये तुम्हें संभाल कर ले जाएगी। शोभा ने धीरे से राधू से कहा, जिसे सुन राधू शोभा के कंधे से अपना सर हटाते हुए हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, माँ आपको भी इस बारे में पता है? राधू, आपको भी इसे मतलब और किसे पता है? शोभा ने पूछा तो राधिका बोली, इन्हें भी पता है, कल जब हमने इनसे कहा तो बोले कि हमें अब पता चला है, इसका अर्थ वो पहले से जानते हैं। कोई बात नहीं राधू, सबको पता चल ही जाना है कभी ना कभी। अभी के लिए तुम बताओ कैसी लगी प्रशांत की पसंद? ये सुन राधू बोली, हमारी ही जैसी है लेकिन थोड़ी चंचल है, वो भी जरूरत और माहौल के अनुसार, और यही इसकी खासियत है, हमारे प्रशांत भाई के साथ खूब जमेगी। सो तो है, और एक बात, वो तुम्हारी ही तरह है, इसमें साहस और धैर्य के साथ बुद्धिमानी ये गुण भी है। शोभा बोली, हाँ माँ ये गुण तो इसके द्वारा किए गए काम में ही झलक रहे हैं। तो माँ इनकी बात आगे कब बढ़ा रही हो? राधू उत्साहित होते हुए बोली, जब शीला को समझ आ जाए कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है उसके बेटे के लिए, जिद किए बैठी है, बहू लाएगी तो अपनी ही पसंद की, वरना बेटे की शादी ही नहीं करेगी। चाची जी भी मान जाएंगी, नहीं तो हम लोग हैं ना, सब मनवा लेंगे। राधिका ने कहा, जिसे सुन शोभा बोली, हाँ राधू ये काम तुम ही कर सकती हो, लेकिन बाद में करना, अभी के लिए खुद का सोचो, जाओ छत पर, मैं बोलती हूँ अर्पिता से, ठीक है? जी माँ कहती है तो शोभा अर्पिता को आवाज देते हुए कहती है, अर्पिता यहाँ आना जरा। जी आंटी जी आते हुए अर्पिता बोली, और उसे देख शोभा बोली, अर्पिता राधू को छत पर ले जाओ, धूप निकली है, थोड़ा धूप सेक लेंगी। जी आंटी जी अर्पिता ने शोभा से कहा, और वो राधिका के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, दी चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। राधिका को साथ लेकर अर्पिता धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंचती है तो अर्पिता राधू के साथ साथ चलकर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है, और कुछ ही देर में दोनों ऊपर रूफ गार्डन में पहुंच जाती हैं। दी आप छत पर पहुंच गई हैं, प्रेम भाई छत पर ही हैं, आप एक बार रुकिए, हम देख लेते हैं, अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो हम नीचे निकल जाते हैं। अर्पिता वो यही हैं झूले पर बैठे हुए गजलें सुन रहे होंगे, आप परेशान ना होइए, हम वहां तक चले जाएंगे, आप बस हमारा एक काम कर दीजिए। राधिका अर्पिता से बोली, क्या दी बताइए हमें? अर्पिता ने कहा तो राधिका बोली, छोटे से कहना हमने उसे यहाँ बुलाया है, ठीक है? ओके दी हम बोल देंगे, अर्पिता ने कहा, और वो वहां से नीचे चली जाती है। राधिका अपने कदम दरवाजे पर रखती है और सामने झूले पर बैठे प्रेम को देख कहती है, प्रेम जी क्या सुन रहे हैं आप? प्रेम कुछ नहीं कहते, बल्कि यूं ही आंखें बंद किए झूले पर लेटे रहते हैं। राधू प्रेम जी के पास जाती है और उनके सर को हल्का सा उठाकर वहीं बैठ जाती है। प्रेम वापस से अपना सर राधू की गोद में रख लेते हैं। नाराज हैं आप? प्रेम अपनी आंखें खोल उसे देखते हैं और फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। राधू प्रेम जी के कानों में लगा हेडफोन हटाते हुए कहती है, अभी इसे बाद में लगाना, पहले हमें ये बताओ नाराज क्यों हैं आप? क्या तुम्हें नहीं पता है राधू? हम अकेले नहीं आए प्रेम जी, अर्पिता हमें यहाँ छोड़कर गई है। हम जानते हैं अगर हमने ऐसा सोचा भी तो आप नाराज होंगे। ना मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूँ। और दूसरी ओर देख मुस्कुरा देते हैं, जिसे राधू महसूस कर कहती है, अच्छा नीचे जो हुआ वो तो बस यूं ही था, प्रेम जी आपकी इसी नकली गुस्से की तरह। हाँ तो नकली ही सही राधू, क्योंकि तुम पर तो गुस्सा भी नहीं आता मुझे, क्या करूं सीख ही नहीं पाया, ये तो बस तुम्हें थोड़ा तंग करने के लिए अभिनय कर रहा था, वो भी पकड़ा गया। प्रेम की इस बात पर राधू मुस्कुरा देती है। वहीं नीचे अर्पिता परम के कमरे में जाती है और नॉक करते हुए कहती है, परम जी आपको दी छत पर बुला रही हैं। जाता हूँ छोटी भाभी, परम ने मुस्कुराते हुए उठते हुए कहा। ठीक है कहकर अर्पिता वहां से अपने कमरे में चली जाती है।
इतने में उसका फोन रिंग होता है। हमारा फोन रिंग हो रहा है, नया फोन, नया नंबर है ये, अवश्य ही शान का होगा। सोचते हुए वो मुस्कुराकर अपना फोन उठाती है और कहती है, कहाँ है आप शान? कैसे पता कि ये मैं ही हूँ? कॉमन सेंस शान, नया फोन, नया नंबर, और ये लेकर कौन आए? आप। तो समझ गए हम कि आप ही होंगे। गुड, बस मैंने चेक करने के लिए कॉल किया था कि सिम कार्ड एक्टिवेट हुआ कि नहीं। हो गया है, पता चल गया, तो अब घर आकर बात करता हूँ, ठीक है? प्रशांत ने कहा। इतने में अर्पिता बेड से उठते हुए बोली, जी ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। हाय मेरा इंतजार, फिर तो मैं जल्द आऊंगा अप्पू, शान ने कहा और फोन रख दिया। अर्पिता फोन रख कमरे से बाहर आ जाती है जहां पार्लर वाली टीम आई होती है और घर की सभी लेडीज वहीं नीचे इकट्ठी होती हैं। ये देख अर्पिता भी नीचे चली आती है। अर्पिता को देख शोभा कहती है, अर्पिता तुम कुछ देर त्रिशा को संभाल लोगी? वो चित्रा को भी मार्केट जाना है, कुछ देर में लौट आएगी। हाँ जी आंटी जी, अर्पिता ने कहा और त्रिशा को अपनी गोद में लेकर उससे कहती है, हेलो लिटिल एंजल, कैसी हैं आप? त्रिशा, हम तो अच्छे हैं। अर्पिता, बहुत बढ़िया लिटिल एंजल, आपको पता है हमारे पास आपके लिए कुछ चॉकलेट्स हैं, लेकिन वो कमरे में है, तो हम दोनों वहीं चलें? ओके स्वीट दीदी, त्रिशा ने कहा तो अर्पिता ने चित्रा की ओर जाने का इशारा किया और खुद त्रिशा को लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं चित्रा एक जनरल स्टोर से शोभा जी का बताया हुआ सामान खरीदती है और फिर एक मिष्ठान भंडार की दुकान पर जाती है जहां पहले से ही थोड़ी भीड़ होती है। चित्रा, प्रणाम अंकल, आंटी जी ने आपके लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, छोटे बेटे की शादी है। हाँ अंकल, ठीक है, लाली से कहना हम लोग पहुंच जाएंगे। जी अवश्य अंकल, और 2 किलो नहीं 4 किलो मोतीचूर के लड्डू भी पैक कर दीजिए, और ये लीजिए उसके पैसे। चित्रा ने पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा और सोचती है 2 तो आंटी पार्लर वाली को ही दे देंगी और 2 मैं घर के लिए ही ले लेती हूँ। ठीक है बेटा, करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, कहकर दुकानदार ने अपनी एक सर्वेंट को आवाज लगाई। इतने में वहां एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है जिसे देख वो उससे बोला, वो पीछे एक ग्राहक कब से खड़ा होकर स्पेशल वाले मोतीचूर के लड्डू के लिए बोल रहा है, जा जाकर 5 डब्बे पैक करा ला। जी मालिक, कहकर वो सर्वेंट अंदर चला जाता है। उन दोनों की बातें सुन चित्रा को हैरानी होती है तो वो सोचती है, स्पेशल वाले लड्डू का क्या मतलब है, अंकल से पूछती हूँ। इतने में वो दुकानदार से बोली, अंकल ये स्पेशल मोतीचूर के लड्डू से मैं कुछ समझी नहीं। बेटा ये तो मैं अभी सबके सामने हूं तो बता नहीं सकता। हाँ ये समझ लो, उन लड्डुओं में भोलेनाथ का प्रसाद मिला होता है, जिनको भोलेनाथ को अर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं, दुकानदार ने कहा। और जिसे सुन चित्रा बोली, मैं समझ गई अंकल, और वो वहीं इंतजार करने लगी। शॉपकीपर खुद से लड्डुओं का वजन कर उन्हें वहीं ऊपर काउंटर पर रख देता है। सर्वेंट वो 5 डब्बे अंदर से लाकर वहीं रख देता है, जिनमें से चित्रा को देते हुए एक बॉक्स एक्सचेंज हो जाता है। धन्यवाद अंकल, चित्रा ने कहा और वो घर के लिए निकल आती है।